बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी जो थी वो मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट है। उन्होंने कुछ दिन पहले लंदन प्रीमियर लीग से जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं मज़ीद क्रिकेट नहीं खेल सकता, पर्टिकुलरली इस करंट मैनेजमेंट के साथ। उन्होंने नाम भी इसमें मेंशन किया वक़ार यूनुस का और मिसबाह हक का। पर्टिकुलरली उन्होंने वक़ार यूनुस के से बात की कि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते हैं। इसको हमें दोनों पर्सपेक्टिव में देखना होगा। पहले हम इस करंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर हम वक़ार यूनुस की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो एज ए बॉलर तो शायद वसीम अकरम और उनसे ज़्यादा कोई बड़ा नाम नहीं है, बट जैसे हमने देखा एज ए कैप्टन भी जब पाकिस्तान टीम के वो कैप्टन रहे तो बड़ी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान ने देखी और 2 दफ़ा वो हेड कोच के तौर पे भी पाकिस्तानी टीम का पार्ट बन चुके हैं। बट उस टाइम के अंदर भी हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत नीचे थी और मल्टीपल प्लेयर्स ने इन पे एलिगेशन ये पहले भी लगाई है, जिसमें अब्दुल रज़ाक हैं, शाहिद अफरीदी ने भी एक दफ़ा बात की, फिर हमने देखा उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ ने कहा, फिर शुएब अख्तर ने कहा कि मुझे उन्होंने जान के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खिलाया, फिर उसके अलावा उमर अकमल, अहमद शहजाद, एक बहुत लंबी लिस्ट है कि इनकी मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसी वाले से मिसबाह हक की भी बात करें तो वो भी एक रिजिड स्टेट ऑफ माइंड के हमें कोच नज़र आते हैं। वो पहले ही प्री डिसाइडेड उनके माइंड में होता है कि मैंने किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड हमें नज़र आती है आमिर की कि आप 35 लोगों का स्क्वाड अनाउंस करते हो और उसमें अगर मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को ना रखा जाए, जिसको हमने देखा कि उन्होंने जैसे चैम्पियन ट्रॉफी जिताई, इसी तरह कराची किंग्स के अंदर जो पहला प्ले ऑफ था उसमें जो ओवर किया उन्होंने, सुपर ओवर, वो अपनी टीम को उन्होंने फतह दिलवाई। और ये बात भी वैलिड है कि आपकी सबसे बड़ी लीग हो रही है और आप टीम का अनाउंस प्ले ऑफ और फाइनल से पहले कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। इस हवाले से हमने मल्टीपल टाइम ये डिस्कशन की कि इसका सिस्टम कोई ऐसा होना चाहिए कि चाहे किसी भी जगह पे कोई बंदा है, चाहे वो हेड कोच है, बॉलिंग कोच है, चीफ सेलेक्टर है, तो काउंटेबल होना चाहिए। द अब्यूज़ ऑफ पावर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मोहम्मद आमिर ने जो बात की उस पर हम ये तो ज़रूर बात कर सकते हैं, डिबेटेबल है कि उनका जो फॉर्म था, उनका जो मेथड था, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। उनको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत बात करनी चाहिए थी। और ये हमेशा हमने सेकेंडली ये बात भी की, जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर्टिकुलरली वो प्लेयर्स, वो जल्दी अपने आप को, जैसे अभी हमने बात की, हम समी असलम की हम बात कर रहे थे, वो पाकिस्तानी छोड़ के, क्रिकेट छोड़ के वो अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं और उधर से अब उनकी तरफ से क्रिकेट खेलेंगे। उसके अलावा अभी रिसेंट 4-5 और लड़कों के नाम भी आ रहे हैं कि वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और जो पीसीबी का इसके हवाले से जो रिस्पॉन्स आया वो भी कोई प्रॉपर नहीं था, अप्रोप्रिएट नहीं समझा जा रहा, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हम आगे किसी तरह की क्रिकेट में आपको कंसीडर नहीं करेंगे। अब मोहम्मद आमिर के पार्ट पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि जैसे उनको एज ए स्पेशल केस दोबारा इंडक्ट किया गया पाकिस्तानी टीम के अंदर, आईसीसी ने भी किया, उनकी एज की वजह से उनको ये फेवर दिया, फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत ज़्यादा किया, पाकिस्तानी फैंस ने बहुत ज़्यादा किया, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम बैक के बाद कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दें। लेकिन हम समझते हैं कि 5 साल के गैप के बाद आप दोबारा जब ग्राउंड में आते हो तो थोड़ा टाइम लगता है और उन्होंने समहाउ, जैसे हमने देखा कि चैम्पियन ट्रॉफी में सिंगल हैंडली पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल जितवाया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। और परफॉर्मेंसेस तो अच्छी नज़र आती थी, इसीलिए वो 3-4 साल से खेल भी रहे थे, बट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। थोड़ा फिटनेस के मसाइल भी नज़र आए, थोड़ा पेस में भी कमी नज़र आई। लेकिन इसमें जो आगे के लिहाज से हमें चलना चाहिए, हमारा ये इसमें है कि पीएम साहब को उसमें खुद जंप इन होना चाहिए, क्योंकि वो पैटर्न इन चीफ भी हैं और आईसीसी के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं और सीईओ जो हैं वसीम साहब, इनको भी चाहिए कि इसकी कुछ सिस्टम बनाए, चाहे क्रिकेट कमेटी बनाए, अकाउंटेबल करें, बैठाएं लोगों को, इस मसले को इंडोर हल करना चाहिए, नॉट ऑन द मीडिया। अगर आप मीडिया पे बात करेंगे ऐसे इश्यूज़ को तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम डिफेम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस इशू को प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप की जानिब। जी, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के T20 सीरीज़ के हवाले से। इस हवाले से 2 मैचेस हो चुके हैं, दोनों मैचेस न्यूजीलैंड ने इजीली पाकिस्तान से जीत लिए हैं। इससे पहले बात करते हैं पहले T20 जो फ्राइडे को खेला गया। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता, पहले खेलते हुए 153 रन स्कोर किए, 154 का टारगेट था जो उन्होंने 7 बॉल्स पहले ही अचीव कर लिया। उस हमारी तरफ से शादाब खान बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आई, सबसे हाईएस्ट स्कोर 42 किया, फ़हीम अशरफ ने 31 किया। फिर इसी तरह आज सेकंड T20 भी खेला गया।
उसमें हम जब देखते हैं तो पाकिस्तान ने गेंद पहले टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद 163 रन स्कोर किए, जो कि न्यूजीलैंड ने बड़े इजीली चेज़ कर लिए 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा दोनों मैचेस को अगर हम सम अप करें, समराइज़ करें, तो उसमें गलतियाँ क्या हुई उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये थी कि आप 14 डेज़ के आइसोलेशन पीरियड के अंदर थे, क्वारंटाइन थे। वी ऑल एग्री कि बड़ा मुश्किल होता है कि दोबारा आके आप परफॉर्म करना, बट टीम सिलेक्शन आपके हाथ में थी, उसके लिए आपको किसी तरह की जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पहले बात की कि ये मैनेजमेंट जो थिंक टैंक है वो बहुत रिजिड है, ऑब्स्टिनेट है, वो एक तरह की स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं। न्यूजीलैंड की कंडीशन के ऊपर 150 160 का टारगेट कोई मायने नहीं रखता। बाउंड्रीज छोटी हैं, फिर प्रॉपर सर्कल में नहीं है, कहीं बाउंड्री ज़्यादा छोटी है, तो वो उनके प्लेयर्स को बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर अपनी कंडीशन को वो लोग बड़ा अच्छा समझते हैं। तो आपको टॉस जीत के किसी सूरत में पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि शुरू में इनिशियली बॉल में स्विंग भी होता है, मॉइस्चर भी होता है पिच के अंदर, तो वो अच्छा डिसीजन नहीं था। दोनों मैचेस में एक तो मिस्टेक ये की। दूसरा, आपके मल्टीपल जो लड़के थे वो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे इस कंडीशन के अंदर, तो आपने सीनियर को बिठा के इन लड़कों को चांस दे के ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती की। जैसे हमने देखा, सबसे पहले नाम लूँगा सरफराज अहमद का, वो आपके सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर्स के अंदर आते हैं हफीज़ के बाद, तो आपको उनको ना खिलाना एक बहुत बड़ा बुरा डिसीजन था, जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ा। फिर आपके पास सबसे बड़ा लॉस आ रहा था ओपनिंग के ऊपर। आपके फ़खर और बाबर एक कंटिन्यूसली T20 के अंदर ओपनिंग करते आ रहे थे 2-3 साल से। अनफॉर्चुनेटली दोनों अवेलेबल नहीं थे, तो आपके पास चाहिए था कि आप किसी ऐसे लड़के को लेके आते जिसने पहले उधर खेला हुआ है। अब्दुल्ला शफीक को आपने चांस दिया, दोनों मैचेस में 0 पे आउट हुए। ऑब्वियसली ये एक जस्टिफाइड चीज़ नहीं है कि एक नया लड़का जो डोमेस्टिक में भी कुछ थोड़ा परफॉर्म किया, एक तो दम उसको टीम में इंडक्ट करना और फिर उसके बाद उसको ओपनिंग पे लेके आना। फिर हमने देखा कि एक तो जैसे हम बात करें सरफराज को चांस ना देना, और वो एज ए कैप्टन भी अगर टीम के साथ अगर लीड करते बाबर की अदम मौजूदगी में, तो एक बड़ा अच्छा डिसीजन होना था। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि आपके पास हुसैन तलत बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, आप उनको ऐड इन कर सकते थे। फिर इफ्तिखार आपके साथ 2-2.5 साल से खेल रहे हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर भी प्रॉपर नहीं है, शोएब मलिक भी नहीं थे आपके पास, तो आप उनको इंडक्ट किया जा सकता था। ओपनिंग आप जैसे हैदर अली को करवाई, इनसे करवा लेते तो एक अच्छा सिस्टम बन सकता था। फिर दूसरे पार्ट के ऊपर बैटिंग तो हमारी जैसे पहले मैच में तो बहुत बुरी तरह क्लैप्स हुई। सेकंड मैच के अंदर भी कोई हफीज़ के अलावा किसी प्लेयर्स की तरफ से हमें वो क्रिस्मा, वो चाम जो विकेट पे खड़ा होना और स्ट्रोक प्लेयर नज़र नहीं आया। एक और चीज़ पाकिस्तान कंटिन्यूसली लैक कर रहा है कि हमारे पास पावर हिटर अब नहीं आ रहे। जैसे अब्दुल रज़ाक थे, शाहिद अफरीदी थे, या उमर अकमल थे, शोएब मकसूद थे, अब ऐसे नाम भी हमारे पास नहीं आ रहे, जिसका हमें देखा पड़ रहा है कि आखिरी ओवर्स के अंदर, डेप्थ ओवर्स के अंदर पाकिस्तानी जो बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। फिर बॉलिंग के अंदर भी लास्ट कोई 1 ईयर से हम अगर देखें तो ऑड परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं। 4-5 बॉलर में से कोई एक बॉलर अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरे 3-4 नहीं कर पाते। अभी भी यही हो रहा है। दोनों T20 के अंदर अगर हम देखें तो पहले मैच में हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, बट दूसरे मैच में तो किसी से भी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। इवन दो अगर आपकी बॉलिंग, जिस तरह पाकिस्तान रनआउट ही अपनी बॉलिंग की वजह से है, और हम जितने भी मैचेस जीते हैं वो बॉलिंग की वजह से जीते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ बैटिंग को हम ब्लेम कर रहे हैं, तो बॉलिंग भी हमारी एक उसी तरह सफ़र कर रही है। तो हमें ये फ्यूचर में देखने की चीज़ है कि इतने ज़्यादा कोचेज़, इतना बड़ा थिंक टैंक, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग, फिर आपकी जस्टिफिकेशन नहीं रहती इस चीज़ के हवाले से कि आप टीम सिलेक्शन तो एटलीस्ट आपके हाथ में है। आइसोलेशन पीरियड को छोड़ दे, लड़कों के इंजरीज़ को छोड़ दे, बाबर की इंजरीज़ आ गई, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जो टीम सिलेक्शन है और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, इस पे आप किसी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है इस टीम मैनेजमेंट के पास। बट उम्मीद करते हैं कि दोनों मैचेस में अनफॉर्चुनेटली हम हार चुके हैं, बट तीसरे मैच में जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो हों और पाकिस्तान मैच जीते। जी, अब कुछ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच के हवाले से। नाज़रीन, ये मैच तीसरे रोज़ ही ख़त्म हो गया। थोड़ा सा इसकी समरी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया पहले खेला, 244 रन उन्होंने स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 191 रन स्कोर किए, 57 रन की लीड मिलती है इंडिया को। फिर थर्ड डे स्टार्ट होता है और क्या नाइटमेयर साबित होता है इंडिया के लिए। इंडियन बैटिंग लाइन, जो दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइन कंसिडर की जाती है, पूरी बैटिंग लाइन 36 रन के ऊपर आउट हो जाती है। ये पिछले लास्ट 88 ईयर्स की सबसे वर्स्ट बैटिंग परफॉर्मेंस नज़र आई। ऑल्दो कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की तो ये सबसे लोएस्ट टोटल है भी है, बट ओवरऑल भी ये 88 ईयर्स की ये सबसे कम लोएस्ट टोटल देखा गया जो इंडिया की तरफ से हमें नज़र आया। इस हवाले से फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट जो था 92 रन्स का, वो उन्होंने ईजिली 2 विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया और पहला टेस्ट मैच वो जीत गए। अगर हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन और करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक ही प्लेयर विराट कोहली पर रिलाई कर रहे हैं।
और जो डिसीजन मेकिंग भी नज़र आ रहे हैं वो सारे उन्हीं के नज़र आ रहे हैं। हमने ये मल्टीपल टाइम डिस्कस किया कि जो धोनी की कैप्टनसी थी और विराट कोहली की जो कैप्टनसी में उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिसका इफेक्ट हमें देखा चैंपियन ट्रॉफी में भी नज़र आया, पाकिस्तान ने वो जीती, उसके बाद भी इंडिया कोई भी आईसीसी का इवेंट, कोई बड़ी सीरीज़, कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहा। एक जैसे पीछे जो एशिया कप था वो हमने देखा कि रोहित शर्मा कैप्टन थे, वो इंडिया ने जीता, बट हमने उसके अलावा जो कोई भी बड़ी परफॉर्मेंसेस, ऑल दो कि इंडिया टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट ओडीआई और T20 में कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडियन बोर्ड अब इस चीज़ को, अगर ये परफॉर्मेंस इस तरह ही चलती रही, और जो लड़कों की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट्स हमें मीडिया के थ्रू आई हैं कि वो इस कैप्टनसी से खुश भी नहीं है और बोर्ड भी शायद इस पर अब थोड़ा सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस तरह बहुत ज़्यादा चेंजिंग, उछाड़ पुछाड़ हो रहा है, ये इंडियन क्रिकेट के अंदर भी हमें देखने को नज़र आएगा। जी, हम कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। इस वीक की दो बड़ी न्यूज़ ये थी कि मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है और उनके साथ साथ सलीम यूसुफ को भी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। दोनों की जो तैनाती है वो 3 साल तक के लिए की गई, जो 2023 के वर्ल्ड कप तक के लिए होगी। और मोहम्मद वसीम की जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी वो पाकिस्तान वर्सेस जो साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है जनवरी में, उसकी सिलेक्शन होगी। अब देखते हैं कि अब ये एक नई असाइनमेंट इनको मिली है। पहले वो एज ए कोच भी काम कर रहे थे, बट अब देखना पड़ेगा कि वो इसको पाकिस्तानी टीम के लिए सिलेक्शन में अपना क्या रोल अदा करते हैं। जी, आपने वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप देखा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है गेस्ट कॉर्नर, इस पे आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जितना मेल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, उतना ही फीमेल का भी इंपॉर्टेंट रोल कंसीडर किया जाता है। अब ग्रेजुअली स्पोर्ट्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये एक अपना मार्क रखते जा रहे हैं, और जिस तरह पर्टिकुलरली हम बात करें साउथ सब कॉन्टिनेंट के अंदर और इवन पाकिस्तान के अंदर, जितना मेल इसमें डोमिनेट थे, ग्रेजुअली फीमेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम इसी वाले से आज अपने प्रोग्राम में दावत की है वुमेन क्रिकेटर को। आलिया रियाज हमारे साथ है। कैसी है मैम, ठीक ठाक है आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। चले, दैट्स ग्रेट। अच्छा, कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके अर्ली डेज़ के हवाले से जानना चाहूँगा। आप रावलपिंडी में पैदा हुई, उधर से अपनी क्रिकेट स्टार्ट की, अपनी स्कूल लाइफ और अर्ली डेज़ का बताइए कि कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ आपका? जी बिल्कुल, मैं वाकई से बिलोंग करती हूँ और मुझे बचपन से ही शौक था खेलने का, और मेरे भाई खेलते होते थे तो उनके साथ खेलती थी। स्ट्रीट क्रिकेट मैंने काफ़ी खेली है। फिर उसके बाद स्कूल में मैंने 2-3 गेम्स में हिस्सा लिया हुआ था, पार्ट लिया हुआ था। तो गेम्स खेलने का मुझे बचपन से ही शौक था। और बस ये है कि फिर मैंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल्स दिए थे अंडर 18 के, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। वहां पे मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था, तो अब्बू मुझे लेकर गए थे उधर ग्राउंड। ये तो बड़ी इस तरह इम्पोर्टेंट। करके मेरा स्टार्ट था बचपन में। बिल्कुल ग्रेट। आपने बताया कि आपके फादर आपको लेके गए, मैं इसी हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों से भी बहुत से लोग पूछते हैं, खासतौर पे पर्टिकुलरली वुमेन जो है, जो लड़कियां हैं इस फील्ड में आना चाहती हैं। लड़कों को तो समहाउ कुछ स्पोर्ट भी होती है, वो इस चीज़ को समझते भी हैं क्या क्या हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। एक बड़ा लेमैन क्वेश्चन है, मतलब आम लड़की जो आपको देख रही है, सुन रही है, अगर उसके अंदर टैलेंट है, वो खेलना चाहती है, तो क्या उसको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए पाकिस्तानी टीम तक आने के लिए? देखिए जी, हमारा थोड़ा सा माशरा इस तरह का है कि लड़कियों को यहाँ पे नहीं अच्छा समझा जाता कि वो खेल रही हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता अगर देखा जाए कि जितना घर वालों की सपोर्ट आपको आगे लेके जाती है ना, जी। आपकी फैमिली की, आपके मदर की, आपके फादर की, आपके भाइयों की, तो मुझे एज सच फैमिली से ऐसा कोई इशू नहीं था। बट काफी बातें होती थी आसपास के घरों से कि ये खेलती है, लड़कों के साथ खेलती है, ये करती है, वो करती है। तो खैर उन चीजों को तो मैंने मतलब कि फुल टाइम इग्नोर ही मारा था। तो बस जो मेरा अपना फोकस था, और मुझे साथ पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। और थोड़ा सा मुश्किल आई थी शुरू में, क्योंकि मैंने जाके पिंडी में खेलना था, थोड़ा सा ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होता था। तो वो सारा कुछ मैनेज किया। मेरी फैमिली ने मुझे काफी सपोर्ट किया इस मामले में। तो मेरी यही है कि जितनी भी मतलब कि लड़कियां इस तरह से एक्टिविटी में या जिस तरह से स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, तो उनको वालिदैन की सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो और जब आपको इस तरह रिकग्निशन से मिल मतलब गई, कि बच्चा वो जितना उसमें टैलेंट होता है वो और मतलब कि अपनी मर्जी से और उसको एक्सप्रेस कर सकता है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब आपको रिकग्निशन मिल गई तो अब जो लोग क्रिटिक्स करते थे, आपके ऊपर बात करते थे, अब उनका क्या एटीट्यूड होता है? अब वो इसको अप्रिशिएट करते हैं या अभी भी उनका फोकस उसी तरह ही रहता है? है कि अक्सर मुझे इस तरह के लोग मिल जाते हैं जब मैं वापस अपना क्या कहते हैं अपने घर आती हूँ, तो अक्सर मुझे काफी मतलब कि कोई अंकल हो गए या कोई आंटी हो गई, अब्बू से किसी ने पूछ लिया कि अच्छा आलिया क्या कर रही है, अब अब्बू भी बड़ी खुशी से बताते हैं उनको, तो अब वो मतलब कि मेरे बारे में पूछते हैं और उनको खुशी होती है कि ये खेल रही है क्रिकेट और इसको शौक था बचपन से ही और आगे अच्छा, ये तो काफी खुशी होती है। मेरा क्वेश्चन वही उनकी है कि स्टेटमेंट चेंज हो। जी, पाकिस्तानी वुमेन ऑलराउंडर आलिया रियाज से गुफ्तगू जारी है, बट अभी प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी मजीद कुछ क्वेश्चन करते हैं आलिया रियाज से। क्या मैं पूछना चाह रहा था, जो लड़की आना चाह रही है उसको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? क्योंकि स्कूल क्रिकेट आज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सम हाउ ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्लब क्रिकेट भी अब खत्म हो चुकी है, डिपार्टमेंट भी अब नहीं कर रहे। तो अब एक लड़की जो आना चाह रही है, जिसको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, वो क्या स्टेप्स फॉलो करेगी? किस तरह आके वो अपने आप को बता सकती है कि मैं पाकिस्तानी टीम में खेल सकती हूँ? हाँ, गर्ल्स के लिए थोड़ा कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बंद हो गई है और वुमेन्स के लिए, बट ये है कि पीसीबी ने काफी अंडर 19 अंडर 16 इस तरह के कैंप्स भी लगाने शुरू कर दिए हैं और इस तरह के टूर्नामेंट्स में भी करवाने शुरू कर दिए। अंडर 16 अंडर 19 की टीम, पाकिस्तानी टीम, तो ये एक चीज होगी कि इस तरह से रीजन में जो जहाँ पे प्राइज होंगे पीसीबी की तरफ से, तो वो गर्ल्स को चाहिए कि वो वहाँ पे अपने अपने स्टेशन पे, तो अगर मुल्तान से बिलोंग करती है, कोई कश्मीर से करती है, तो वो वहाँ पे जाके उन ट्रायल्स उनको उधर जाके ट्रायल्स दें ताकि वहाँ से वो सिलेक्ट होकर आगे आए। तो अभी इसमें कोई आपकी नज़र में कोई क्लब्स ऐसे नहीं है जो पर्टिकुलरली वुमेन क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हो? कोई ऐसी रीजन्स या कोई क्लब जो इसको लेके चले? फिलहाल ज्यादा काम तो देखा जाए तो काफी दूर से भी लड़कियां लाहौर में या कराची में जाके खेल रही हैं, तो कराची और लाहौर में काफी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, बाकी स्टेशन पे थोड़ी कम है, बट ये है कि पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और बाकी जगहों पे भी पीसीबी जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ आपके अब अर्ली डेज के हवाले से बात करना चाहेंगे। आपने बताया कि आपने ट्रायल दिया और आपकी सिलेक्शन हुई, उसके बाद आपकी एक बड़ी वुमेन चैम्पियनशिप एक होती है लाहौर के अंदर, और आप 171 की एक अनबीटन इनिंग्स खेलते हैं, उसमें एक बड़ा नाम आपका प्रोमिनेंट आता है और वही रीज़न बनता है आपकी टीम के अंदर पिक होने का। उस इनिंग्स का पहले बताइएगा थोड़ा। में और मैंने 171 या 150 ऐसे ही समथिंग किया था, कोई 84 बॉल्स पे, जी। और एबटाबाद रीजन के अगेंस्ट किया था, मैं लाहौर की तरफ से खेल रही थी। तो वहां से फिर मेरा कैंप में नाम आया था 25 गर्ल्स में, जिस तरह से पाकिस्तान टीम का टूर पे जाने से एक कैंप लगता है 25 गर्ल्स या 20 गर्ल्स का, जो सिलेक्टेड होती हैं ऑल पाकिस्तान से, तो उसमें मेरा नाम आया था। और फिर जब मैंने एबटाबाद में ट्रायल्स मैचेस थे, 3 to 4 मैचेस थे, फिर उसमें मैंने थ्रू आउट जो है वो कैंप जो है वो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और फिटनेस भी मेरी अच्छी थी, और थ्रू आउट कैंप एज अ बैटिंग मैंने थ्रू आउट कैंप मतलब कि आउट क्लास परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से वहां से फिर मेरा नाम आया था। अच्छा, तो 2014 वो फीलिंग्स बताइए जब फर्स्ट टाइम टीम के अंदर अनाउंस हुआ कि आप टीम के लिए पिक हो गई हैं। अपनी फीलिंग्स बताइए, अपने घर वालों की, फैमिली का बताइए, उनका क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली काफी खुश थी क्योंकि मैं 2-3 साल से लाहौर में थी, तो सच ऐसी प्रोग्रेस नहीं थी, तो थोड़ा सा था कि फैमिली कहती थी कि अभी तक तो कुछ नहीं किया, तो मतलब कि वापस आ जाओ, वापस मतलब कि वाकई वापस आ जाओ यहाँ पे अपना ये वो। तो वो जो था कि लास्ट फिर मैं किनेट कॉलेज चली गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, फिर जब मैं किनेट गई वहां पे मैंने एक साल पूरा 2013 से 2014 के एंड तक वहां पे मैंने एक साल की काफी मेहनत की। इरफान ने मुझे काफी ट्रेनिंग करवाई थी, तो देन जब मेरा कैंप में नाम आया तो मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। ये क्रेडिट उनको भी जाता है, कोच को भी, क्योंकि उन्होंने उस साल मेरे पे बहुत काम किया था। तो वहां से मैं जो कह लें कि जब मेरा टीम में नाम आया था और मेरे घर वाले भी खुश थे काफी ज्यादा, और मैं तो खुश थी क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो मैं चाहती थी कि मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है, उसके लिए परफॉर्म करना है, जी तो बिल्कुल। अच्छा, इसमें काफी। एक जनरल क्वेश्चन ये भी है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, पर्टिकुलरली एशिया के अंदर हमने देखा है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो स्टडी से काफ़ी दूर होते हैं। माशाल्लाह आपने स्टडी भी साथ कंटिन्यू की, तो ये बताइए तो उसमें कितनी हेल्पफुल होती है ये चीज़, क्योंकि प्लेयर एम्बेसडर भी होता है अपने कंट्री का।
तो वो आप बताइए कि इसको कैसे लेके आपने चले दोनों चीज़ों को पैरेलल, और कितनी इंपॉर्टेंस है वो स्पोर्ट्स के साथ उसकी। ऐसा है कि मैंने जो अपना जो इंटर है वो वाकई से ही किया था। उसके बाद फिर मैंने जो अपना एफए है वो इस्लामाबाद कॉलेज से किया था। मैं इस्लामाबाद आ गई थी। देन मैं इस्लामाबाद से फिर मुझे मैं लाहौर निकल आई थी क्रिकेट के लिए, और लाहौर से मुझे कॉल आई थी कि आप इधर आ जाइएगा, मतलब कि आपको अच्छी गेम्स खेलनी है या स्पोर्ट खेलनी है। तो फिर वहां भी मैं स्कॉलरशिप पे चली गई थी। तो इस तरह से मतलब कि, और साथ पढ़ाई का ये था कि काफी मुश्किल था, क्योंकि ग्राउंड में पूरा टाइम रहना और फिर पढ़ाई को देखना तो काफी ज्यादा मुश्किल होती थी। पर जो मेरे टीचर्स थे बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, और उन्होंने मुझे कह लेंगे एक कमरे में बंद करके भी पढ़ाया है। तो मुझे इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्रिकेट खेलने में, क्योंकि मैं हमेशा से ये है कि मैं कभी फेल नहीं हुई थी। तो मुझे यही था कि मैं पास हो जाऊं किसी तरह से क्लास, अपना जो है वो आगे जाती जाऊं। और इस पढ़ाई के सिलसिले में जब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे घर वालों ने ऐसा क्रिकेट खेलने से नहीं, मना ये नहीं हमें किया। उन्होंने बताइए ना कि कहा वो ठीक है, आपको कितनी हेल्पफुल हो रही है ये पढ़ाई स्टडी कर रही है स्टडीज जो आपने की। और study कर रही है साथ, और अपना खेल भी रही है और गेम में अच्छी भी है, तो ठीक है। जी आलिया, यही पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप ये बताइए कि अब वो कितना बेनिफिशियल हो रही है आपके लिए स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, इंटरनेशनल प्लेयर से आप लोग मिलते हो, खेलते हो, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट जगहों पर स्टे होता है। तो वो अब डिफरेंस बताइए ना लड़कियों को जो आना चाह रही हैं, कि एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए कितनी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं, और जो एज़ कम्पेरेटिवली जो नहीं है उसके लिए क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी इंपॉर्टेंस का बताइए ज़रा प्लीज़। जी देखिए, जितना ज्यादा नॉलेज होता है आपको उतना ही ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो बस यही है कि जितनी एजुकेशन हासिल की जाए, गेम के साथ साथ एजुकेशन भी होना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड आपके पास एजुकेशन होती है। तो जितनी आपकी एजुकेशन होगी मेरे ख्याल से आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए, इस बात को हमें समझना चाहिए, और इस तरह से कि आप अपनी गेम को भी कंटिन्यू करें और आप अपने साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू करें। तो ये काफी आगे इसका फायदा है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर हम पूरी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेल सकते, और एक टाइम आता है जहाँ पे हमने बस कर देनी होती है, और फिर हमारी जो एजुकेशन होती है वही हमें लेके आगे जाती आप जैसे पाकिस्तान की तरफ से 27 ओडीआई खेले और T20 42 खेले, लेकिन असल क्रिकेट जैसे वी ऑल नो कि वो टेस्ट क्रिकेट होती है, जितने मेल क्रिकेटर भी इस पे बात करते हैं, इवन आप भी समझते होगे कि असल किसी भी प्लेयर का टैलेंट का पता चलना, उसकी वर्थ का पता चलना, वो टेस्ट क्रिकेट ही असल चैलेंज है। तो विमेन क्रिकेट के अंदर 1934 में पहला टेस्ट हुआ, अभी लास्ट 3 इयर्स के अंदर भी सिर्फ 2-3 टेस्ट मैचेस हुए, वो भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड हमने देखा, बट पाकिस्तानी ऐसा जिसमें कोई अभी नहीं खेल पाया। तो उसके लिए कितनी ईगर है, और इंटरनेशनल आईसीसी कितनी इसमें वुमेन क्रिकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट को अटैच करने के लिए क्या काम कर रही है, कोई डेवलपमेंट है उस हवाले से। है। आप वुमेन्स के हवाले से बात जी कर रहे जी हैं, जी मेंस बिल्कुल। की बात कर जी रहे जी, हैं? विमेन विमेन क्रिकेट के वुमेन्स हवाले से जी। क्रिकेट है ही नहीं ना। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें बहुत कम 3 सालों में सिर्फ 2-3 टेस्ट मैचेस हुए। तो क्या उसके अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अ, इस डेवलपमेंट मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में डेवलपमेंट और मजीद हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। पर ये है कि जितनी टेस्ट क्रिकेट होती है, आप वाली बात है कि उतना ही प्लेयर जो है वो बनता है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स बनते हैं उसमें, क्योंकि लॉन्ग क्रिकेट खेलने से ही आपको काफी पता चलता है। अच्छा, मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस के हवाले से। आप जैसे हम जानते हैं कि आप बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं और बॉलिंग में भी बड़ा आपने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो आप खुद अपने आप को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर करती है, क्योंकि नॉर्मली जो लड़कियां होती है वो स्पिन बॉलिंग करती है, आपका पेस भी अच्छा है, और प्लस आपने बैटिंग के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की हुई है और हार्ड हिटर के तौर पे भी है। तो आप पर्सनली एज ए ऑलराउंडर अपने आपको कहाँ देखते हैं कि आप ज़्यादा अच्छी बैट्समैन हैं या बॉलर। आती शुरू से जो है वो मैं एज अ बैटर टीम में आई थी, और साथ साथ मैं बॉलिंग करती थी। और मैं बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर ही हूँ, बट मैं मुझे अपना प्रॉपर जो है, जैसे एक ऑलराउंडर प्रॉपर होता है कि अगर उसको देखोगे, अगर वो बॉलिंग करा रहे हैं तो लगे बॉलर है, बैटिंग कर रहे हैं तो लगे बैटर है। तो मुझे मेरा जो अपना गोल था वो यही था कि मैं इस तरह की प्लेयर बनूं कि मैं बॉलिंग करूं तो लगे बॉलर है, और बैटिंग करूं तो लगे बैटर है। तो ऐसा ऑलराउंडर मुझे बनना था। तो वही उसी पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ, और उसी पे कोशिश है कि इस तरह की मतलब की परफॉर्मेंसेस दूं जिससे प्रॉपर ऑलराउंडर
परफॉर्मेंसेस दूं कि उस पे फर्क नहीं रहा है कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूं या बॉलिंग ऑलराउंडर। वैसे जो मुझे शौक था वो मैं एज अ बैटर आई थी और एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही मैंने खेलना स्टार्ट किया था। अच्छा, एक एक चीज़ बड़ी पूछी जाती है वुमेन क्रिकेट के हवाले से कि हमें ऑड विक्ट्रीज तो नज़र आती हैं, बट कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हमारी टीम नहीं जीती, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को नज़र नहीं आती। आप क्या रीज़न समझती, क्या स्किल लेवल की कमी है या फिटनेस का इशू है या कोई भी ऐसा मसला, कोई स्किल में ऐसा प्रॉब्लम है कि मेंटली स्ट्रांग नहीं है लड़कियां, कि हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे वुमेन क्रिकेट के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं मेल क्रिकेट से? उधर तो हमें ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं, तो उसका क्या आपको मेजर फैक्टर नज़र आता है? पहले कह सकते हैं कि पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है वुमेन्स क्रिकेट में। आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट जब हमने सीरीज खेली थी तो काफी अच्छी मुकाबला उनके साथ हुआ था। हमने ओडीआई टाई भी किया था, T20 एक हम जीते थे एंड सीरीज वो वॉन कर गए थे। T20 की ओडीआई हमने टाई की थी। वेस्ट इंडीज के साथ जो हमने सीरीज खेली है उसमें भी प्रोग्रेस है कि हम पहले से ये है कि अब वनडे हो या T20 हो, बड़ी टीम्स को टफ टाइम देना शुरू हो गए हैं और कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि हम जीत भी जाते हैं उनसे और जीतते हैं। कोशिश हमारी यही होती है। पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। फिटनेस के हवाले से भी लड़कियों में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले से थोड़ा जो है वो फील्डिंग में लैग करते हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल से हमारी फील्डिंग पे और मजीद काम हो सकता है जिससे हम ये चीजें भी कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं कुछ कोचिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। पहले आपके कोच थे मार्क कोल्स, मैं उनसे पर्सनली मिला भी, देखा भी जिस तरह वो आप लोगों के साथ डेडिकेटेडली काम कर रहे थे। उनका बड़ा अच्छा टेन्योर गुजरा और उसमें बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो नहीं मिल सकी लेकिन काफ़ी बेहतर थी। अभी मेरी लास्ट वीक डेविड हेम्प साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे भी कुछ बात जनरली डिस्कशन हुई, उन्होंने बताया कुछ अपने प्लान्स बताए, तो वो भी बड़े ईगर नज़र आ रहे हैं सारे वुमेन क्रिकेट के हवाले से। तो दोनों के साथ कोचिंग में कुछ कंपैरिजन बताना चाहें या उनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस बताना चाहें आप? मार्क कोल्स के साथ काफी अच्छा टाइम गुजरा है और उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला और काफी अच्छी क्रिकेट खेली है हमने उनके टाइम पीरियड पे। वो एक अलग मतलब कि वो अपना स्टाइल था उनका कोचिंग का, और जो अभी डेविड आए हैं इनका अपना स्टाइल है एक कोचिंग का। तो हर कोच मतलब कि डिफरेंट होता है। उस हर कोच का एक अपना स्टाइल होता है, तो वो उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और अभी जब डेविड आए हैं तो इनके साथ अभी थोड़ा सा टाइम ही स्पेंड हुआ है, तो जितना हुआ है उसमें हम हमारी जो मिस्टेक है या हमने जिन चीजों पे काम करना है तो वो हम लोग उनके साथ कर रहे हैं और काफी मजा भी आ रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कैप्टनसी के हवाले से बताइएगा कि एक वुमेन क्रिकेट के अंदर कैप्टन, जैसे पहले अभी बिस्मा मरूफ काफ़ी टाइम से हैं, तो वो आप लोगों को कैसे लेके चल रही हैं, कितना कॉन्फिडेंस देती हैं, और आप लोगों का एक जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है पूरी टीम का एनवायरनमेंट कैसा है टीम का, उस हवाले से भी शेयर करें। बिस्मा काफी अरसे से टीम के साथ खेल रही हैं और अब एज अ कैप्टन लीड कर रही हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने काफी मैचेस खेले हैं। बहुत ही कह लें कि मैं बहुत ही फ्रेंडली हैं और काफी अच्छा एज अ कैप्टन लीड कर रही हैं टीम को इस टाइम। और एज सच ऐसी हेजिटेशन नहीं है उनके साथ के प्रॉब्लम होता हो। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होता है हमारी टीम का और काफी कह लें कि एक्सपीरियंस रखती हैं वो। सना के साथ काफी अर्सा उन्होंने एज अ वाइस कैप्टन जी। टीम की कैप्टनसी की है, तो अब एज अ कैप्टन काफी अच्छा लीड कर रही तो हैं। सना मीर से कोई डिफरेंशिएट करती हैं उन दोनों की कैप्टनसी में, कौन ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था? एग्रेसिव क्रिकेट बिस्मा भी अपनी बैटिंग या अपनी गेम को लेकर बहुत पॉजिटिव है और सना बाजी भी अपनी बॉलिंग ऑलराउंडर थी और वो बड़ी जबरदस्त अपनी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस भी और एक टीम को लेके चलना। उनकी 10 साल बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब कि अरसा इसमें का वुमेन्स क्रिकेट को काफी आगे लेकर गई हैं वो, और उन्हीं की वजह से वुमेन क्रिकेट काफी आगे गई है। तो उनका एक अपना लेवल था और बिस्मा तो खैर अभी से स्टार्ट हुई है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये भी अच्छी और अच्छी मजीद अच्छी होती जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ अपनी डाइट की और जो ट्रेनिंग का भी बताइए कि जैसे लड़कों के तो हमें समहाउ आइडिया है कि वो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उनका जिम सेशन कितनी देर का होता है, रनिंग कितनी देर करते हैं, बट वुमेन क्रिकेट के हवाले से हमें कभी कुछ पता नहीं चला ना पर्टिकुलर डाइट का। तो वी ऑल नो कि डाइट कॉन्शियस है लड़कियां लड़कियां और आप लोग भी ऑब्वियसली होते होंगे स्पोर्ट्समैन के अलावा भी। तो उसके हवाले से बताइए कि आप उन चीज़ों को कैसे कंसिडर करती है, कितनी देर आपकी प्रैक्टिस होती है और डाइट में क्या चीज़ों को, चार्ट को फॉलो करते हैं या सब कुछ ऐसे ही चलता है? मैं आपको बताती हूँ। मैं असल में करती हूँ कि
मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने का, मैं जो सुबह में, ये है कि मैं सुबह में फिटनेस सेशन कर लेती हूँ अपना 1 डेढ़ घंटे का वो होता है, और उसके बाद सेकंड टाइम हमारा कॉलेज में नेट होता है, तो सेकंड टाइम जो है वो मैं नेट्स में होती हूँ। तो इस तरह से रोजाना की मेरी रूटीन होती है। और बाकी जो डाइट के हवाले से, वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी अच्छी डाइट ले सकती हूँ, लाइक जितना मतलब कि मुझे ये फास्ट फूड और ये जंक फूड खाने का इतना वैसे भी शौक नहीं है, तो मैं जितना देसी टाइप चीजें ले सकती हूँ मैं वही खाती हूँ और वही लेती नहीं तो अगर देसी टाइप खाने खाती है तो फिटनेस कितने घंटे करती है? वो ट्रेनिंग सेशन कितने घंटे का होता है? 2 घंटे, 3 घंटे? देखिए, फिटनेस डिपेंड करता है। मैं एक दिन, जैसे आपने एक दिन कार्डियो करना है तो एक दिन आपने स्ट्रेंथ का सेशन करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आज कि मैंने मतलब कि आज क्या काम करना है, मैंने कल क्या काम करना है। तो जैसे पीसीबी, अगर मैंने आज कार्डियो किया है तो कल मैंने कार्डियो नहीं करना, मैं कल दूसरा जिम सेशन करूंगी और वो प्लान करूंगी। तो वो तो फिटनेस का रोजाना का कह लें कि वो तो 1.5 घंटा कहीं नहीं गया, मतलब कि 1.5 घंटा तो हम लोग देते हैं अपना उसको, तो फिटनेस को इसमें पीसीबी की 1.5 से 2। तरफ से कोई चार्ट वगैरह भी मिलता है या आप लोग खुद ही मैनेज करते हैं अपनी चीज़ों को? नहीं, हमारे साथ जो होते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, वो हमें प्लान भी भेजते रहते हैं, हम उस प्लान को भी फॉलो करते हैं। और अगर तो वो प्लान्स ना हो तो लड़कियों को ऑलरेडी खुद भी पता है कि उनको क्या क्या करना है। तो फिलहाल तो हमें प्लान्स दिए गए हैं और उसी प्लान को और उसी चार्ट को फिलहाल फॉलो करें। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा कि इसमें जो लड़कियां टीम में आ जाती हैं ऑब्वियसली वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं, प्रॉब्ली अभी शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 15 लड़कियां इस टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। तो डिपार्टमेंट अभी जैसे ख़त्म हो चुके हैं, तो इससे पहले क्या डिपार्टमेंट भी इसको या रीजन भी टेक केयर करते थे लड़कियों को, या एज सच उनके लिए बड़ी मुश्किल थी इस हवाले से? लगता है कि वुमेन क्रिकेट को काफी डिपार्टमेंट से सपोर्ट थी, क्योंकि अभी सिर्फ जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में जो लड़कियां कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो उनका तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको, हम्म। और कुछ बहुत ज्यादा कह लें दूर दराज से आती हैं, कुछ अपना लोकल आती हैं, कुछ कैसे आती हैं, तो काफी लड़कियों को थोड़ी इस हवाले से प्रॉब्लम है, क्योंकि जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है तो काफी जो लड़कियां जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पीसीबी के साथ, तो उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी ओवरकम होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो काफी हेल्प करती थी वुमेन वुमेन क्रिकेट को, क्योंकि ऑलरेडी वुमेन्स के डिपार्टमेंट्स और वुमेन्स की क्रिकेट इतनी है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट क्रिकेट को नहीं बंद होना चाहिए था। जी नाजरीन, आपने आलिया रियाज की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। हमें अपना कीमती फीडबैक देते रहिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।